हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आई एम शिवमयी। तो अब तक हम लोग ने चैप्टर 10 सेल एंड सेल ऑर्गेनल स्टैंडर्ड 8 महाराष्ट्र बोर्ड से मैंने स्टार्ट किया है, जिसमें से अभी तक मैंने 3 वीडियो बनाए हैं और अभी हमारा पार्ट 4 चल रहा है। ओके, तो इस पार्ट 4 को हम कंटिन्यू करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द साइटोप्लाज्म। तो हम लोग कहाँ पे हैं अभी? साइटोप्लाज्म पे है। सो व्हाट इज साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म क्या है? इट इज द फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस के बीच में जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर भरा हुआ है उसे हम लोग क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। पे उसको दिखाते हुए आप देख सकते हैं यहाँ पे एक अनियन सेल दिखाई दिया है। आपके टेक्स्ट बुक में भी यही स्ट्रक्चर रहेगा। तो आपको वो डेंस न्यूक्लियस दिख रहा है पर्पल कलर का, उसके साइड में जो पिंकिश वाला शेड जो दिख रहा है, जो पिंकिश कलर का मीडियम जो दिख रहा है, दैट इज नथिंग बट योर साइटोप्लाज्म। ओके, अनियन पील लेके उसको प्रॉपर्ली स्टेन करके व्हेन यू विल सी अंडर द माइक्रोस्कोप यू विल सी द सेम स्ट्रक्चर, राइट। देन क्या काम है साइटोप्लाज्म का? तो उसका मेन तो फंक्शन है कि वो एक मीडियम देता है सभी सेलुलर रिएक्शन को। तो सेल में जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है उसके लिए वो एक मीडियम फॉर्म करके देता है। ओके, लेकिन द पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म विदाउट ऑर्गेनल इज कॉल्ड साइटोसोल। सी दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फिलिंग द ब्लैंक्स, तो इसको मार्क करके रख दो। क्या है कि अगर वो जो साइटोप्लाज्म में से अगर हम लोग ने पूरे ऑर्गेनल्स निकाल दिए, ऑर्गेनल्स मतलब क्या, जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियस है, गोल्गी बॉडीज है, जितने भी सारे ऑर्गेनल्स अगर आप निकाल दो और उसके बाद जो बचेगा उसको साइटोप्लाज्म नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे साइटोसोल। तो साइटोप्लाज्म ही एक इंक्लूसिव स्ट्रक्चर है जिसमें मैट्रिक्स तो है ही, उसके साथ साथ जो सेल ऑर्गेनल्स है उसको भी काउंट किया जाता है। ओके, अदर देन न्यूक्लियस। What is the another purpose of cytoplasm? Since it stores all organic and inorganic substance needed for the cell. Obviously cellular reaction में reactant लगेंगे, okay? मतलब raw material रहेगा ना reaction करने के लिए, तो वो store करके रखेगा सभी organic and inorganic substances। मतलब कौन से कि अमीनो एसिड्स है, ग्लूकोज है, प्रोटीन्स है, विटामिन है, एक्सेट्रा। तो ये सब ऑलरेडी स्टोर रहता है, वो लोग प्लांट एनिमल सेल या फिर प्लांट सेल स्टोर करके साइटोप्लाज्म में रखेंगे। उनके हिसाब से उनको जब कोई भी रिएक्शन जरूरी लगती है ऑर्गेनिज्म को, तो दैट सब्सटेंस इज अवेलेबल इन द साइटोप्लाज्म मोस्टली। नाउ इन प्लांट सेल द साइटोप्लाज्म इज थिन एंड इट इज शिफ्टेड टूवर्ड पेरिफेरी। क्यों? बिकॉज प्लांट में साइटोप्लाज्म में बड़े बड़े वैक्यूल्स रहते हैं। क्या रहते हैं? बड़े बड़े वैक्यूल्स। और वो वैक्यूल्स की वजह से पूरा साइटोप्लाज्म शिफ्ट हो जाता है एक पेरिफेरी तक। कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है वो देखो, आप देख सकते हो, वो हो रहा है पेरिफेरी पे। बट इन एनिमल सेल इट इज नॉट। एनिमल सेल्स में आपको पता है वैक्यूल्स तो स्मॉल रहते हैं, इसलिए उनका जो साइटोप्लाज्म है वो सिंपली अ ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है। ओके, this is about the cytoplasm. Now let's start with the cell organelles. What is cell organelle? So let's start with the cell organelles. तो ये cell organelles क्या रहते हैं सेल के अंदर? अभी तक हम लोग ने देखा सेल वॉल देखा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखा, साइटोप्लाज्म देखा। Now we are moving to the cell organelles. Cell organelles are nothing but the special subunit with a specific function. तो जैसे कि ह्यूमन बॉडी में ऑर्गन्स रहते हैं, ओके, एग्जैक्टली लाइक दैट कि ये ऑर्गन हमारे बॉडी में क्या करते हैं, तो हर एक ऑर्गन का अलग अलग काम रहता है। ओके, जैसे कि हार्ट सर्कुलेशन में है, किडनी हमारी एक्सक्रीशन पार्ट में जाती है, फिर ब्रेन बॉडी की नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। उसी तरह हर एक ऑर्गन का अलग अलग स्ट्रक्चर एंड फंक्शन रहता है। सेल में भी वैसे क्या रहते हैं? ऑर्गेनल्स रहते हैं, और हर एक अलग अलग ऑर्गेनल्स अलग अलग स्ट्रक्चर उसका रहता है और अलग अलग फंक्शन कैरी करते हैं। इसीलिए उनको क्या कहते हैं? ऑर्गन्स ऑफ द सेल। इसीलिए उनको क्या कहते हैं? ऑर्गन्स ऑफ द सेल। नाउ दे हैव देयर ओन मेम्ब्रेन। ओके, हम लोग ने देखा कि सेल को एक खुद का मेम्ब्रेन रहता है, लेकिन ये ऑर्गेनल्स है जो ऑर्गेनल्स को साइटोप्लाज्म से, मतलब ये ऑर्गेनल्स कहाँ पे रहते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर रहते हैं। तो इस मीडियम से उनको अलग करने के लिए उनको एक अलग से कवरिंग किया रहता है। ओके, जैसे कि आप जब डिटेल डायग्राम ड्रॉ करते हो या फिर आप पिक्चर ड्रॉ करते हो तो कैसे आप अच्छे से उसको बॉर्डर करते हो ब्लैक पेन से, वैसे एक बॉर्डर की तरह उसको क्या रहता है? मेम्ब्रेन रहता है, जो उस ऑर्गेनल को बाहर के इन्वायरमेंट से अलग कर देगा। And the important thing is can be seen only with the electron microscope. It is only can be seen with the electron microscope. See, वैसे तो आपको पता है सेल तो हमें ऐसे जनरली नेकेड आई से नहीं दिखते, उनके लिए सिंपल माइक्रोस्कोप या फिर लाइट माइक्रोस्कोप की जरूरत रहती है। बट दिस टाइनी सेल ऑर्गेनल्स कांट सी विद द
simple microscope. There you require the special microscope and called electron microscope. Okay. Now यहाँ से हम लोग जाते हैं first cell organelle, that is nucleus. So let's start with the first cell organelle, that is the nucleus. Okay, तो nucleus मैंने बताया आपको कि सेल ऑर्गेनल्स क्या है. सेल ऑर्गेनल्स सेल के ऑर्गन की तरह रहते हैं. तो अगर मैं न्यूक्लियस को किसी से कंपेयर करूंगी तो मैं बोलूंगी न्यूक्लियस क्या है. न्यूक्लियस इज योर ब्रेन. ओके, जैसे कि हम ब्रेन हमारे बॉडी में हमारी बॉडी की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, तो वैसे ही न्यूक्लियस पूरे सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है. ओके, तो इसमें न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखते हैं. व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस? फर्स्टली इट इज अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन. दिखाई दे रहा है ये स्ट्रक्चर, सर्कल जो ये दिखाई दे रहा है वो कैसा है? डबल मेम्ब्रेन है. मतलब क्या है? एक लेयर नहीं है तो दो लेयर है. ओके, और वो दो लेयर होने के बाद यहाँ पे देयर आर बीच बीच में यहाँ पे उनको क्या है? ओपन पोर्स है. क्या है उसके? ओपन पोर्स. तो ये जो डबल लेयर आपको दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और जो ओपनिंग स्पेस दिखाई दे रहे हैं वो है न्यूक्लियर पोर्स. ओके, न्यूक्लियर पोर्स का काम क्या है? न्यूक्लियर पोर्स का काम है कि जो भी अंदर का मटेरियल है, मतलब डीएनए है या फिर जो भी कोई मटेरियल है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें न्यूक्लियस के अंदर है, व्हाट हैपेंस फॉर सम रीजन दे कम्स आउट. ओके, ये न्यूक्लियस से ये जो सब्सटेंस है वो थ्रू पोर्स सेल के अंदर आएगा, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर आएगा, या फिर साइटोप्लाज्म से अगर उनको कुछ चीजें चाहिए रहेगी तो ये साइटोप्लाज्म से इसी न्यूक्लियर पोर से वो न्यूक्लियस के अंदर आ सकते. बिकॉज यहाँ पे दूसरा तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को तो वो क्रॉस नहीं कर सकती. यू नो दैट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर व्हाट, as it is a membrane, it is a selectively permeable, so it will not allow anything. ऐसे डायरेक्टली तो जाने नहीं देगी उसको. अगर जाना है तो बस न्यूक्लियर पोर से ही जाना है. ओके, next is what you will see a dark dense structure in the nucleus, and that one structure is called nucleolus. अभी ये न्यूक्लियस क्या है? ये न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियस को कंट्रोल करता है. मतलब न्यूक्लियस सेल को कंट्रोल करता है और न्यूक्लियस को भी एक जन कंट्रोल करता है और उसका नाम है न्यूक्लियोलस. ओके, देन यू विल सी द साइट, जो मैट्रिक्स रहेगा न्यूक्लियस के अंदर उसे हम कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म. जो अंदर मैट्रिक्स है वो सब्सटेंस है उसे हम कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म. और उस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर आपको एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है. दिख रहा है आपको ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर? व्हाट इज दैट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर? इट इज नथिंग बट योर डीएनए, जिसे हम क्रोमैटिन फाइबर बोलते हैं. जिसे हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन फाइबर. और यही क्रोमैटिन आगे जाके कंडेंस्ड होके क्रोमोसोम बनता है. ओके, और क्रोमोसोम बनने के बाद वो सेल डिवीजन में जाता है. तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस. नाउ लेट्स सी द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस. ऑब्वियसली ब्रेन, मैंने इसको ब्रेन बोला है, मतलब ये क्या करेगा? सभी सेल के अंदर की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगा. किसको कंट्रोल करेगा? पूरे मेटाबॉलिक एक्टिविटी को. मतलब क्या? जो भी बायोलॉजिकल रिएक्शन, केमिकल बायोलॉजिकल जो भी रिएक्शन होता है उसको कंट्रोल करेगा कौन? ये हमारा न्यूक्लियस. उसके साथ साथ इट विल टेक पार्टिसिपेट, मतलब दिस इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर, न्यूक्लियस इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन ऑल्सो. ओके, जो सेल डिवीजन होगा वो न्यूक्लियस के वजह से ही हो सकता है. ओके, व्हाई? बिकॉज सी, एज योर एनिमल और इफ यू आर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म यू विल ग्रो. ग्रो का मतलब क्या है? सेल ग्रो होती है मतलब क्या होती है? वो साइज में इंक्रीज नहीं होती, उसका मल्टीप्लिकेशन होता है. वो क्या होती है? मल्टीप्लाई होती रहती है. ओके, तो ये जो मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस में उसको एक्यूरेटली मल्टीप्लेट हो इसीलिए ये न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल है. न्यूक्लियस इज टेकिंग पार्टिसिपेट इन दैट फंक्शन. सेकेंड फंक्शन इज, अब इसके अंदर डीएनए है. डीएनए मतलब क्या है? डीएनए में जीन्स रहते हैं और जीन्स हमारे कैरेक्टरिस्टिक उसके अंदर एक्सप्रेस होते हैं. तो ये सभी कैरेक्टरिस्टिक जो कैरी होते हैं वो डीएनए के अंदर है, मतलब वो न्यूक्लियस के अंदर है. तो इट इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चाइल्ड. ओके, सो जो हेरिडिटरी ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो चीज है डीएनए, वो न्यूक्लियस के अंदर है. दैट्स व्हाई न्यूक्लियस इज इंपॉर्टेंट. सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस. नाउ इन नेक्स्ट टॉपिक वी विल लर्न द नेक्स्ट ऑर्गेनल्स. If you like my videos, do like my channel, subscribe my channel and do share my videos. Thank you so much.